हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबको मिल जाएगी। डेली की तरह स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर भी मोटिवेशनल कोट से। बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन कह रहे हैं कि अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं ना, आप फेल हो रहे हैं प्रिपेयर करने में, फिर ये आप तैयारी कर रहे हैं फेल होने की, राइट। इसीलिए हमें प्रिपेयर बहुत अच्छे से करना है, अपने लक्ष्यों को पाने में निरंतर लगे रहना है। प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, राइट। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्रीलिम्स रिलेटेड हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। वीनस प्लैनेट न्यूज़ में है, कुछ रिसर्च हुई है इस पर। और अपार आईडी पढ़ेंगे, ये स्टूडेंट आईडी की वो बात कही जा रही है जो छोटे मोटे फैक्ट प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मेंस रिलेटेड हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक, ये बिल्कुल जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीसेंट सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन पढ़ेंगे, ये सही है या नहीं है। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो लॉ मेकर्स हैं, जो लेजिस्लेचर्स हैं, वो इस पर लॉ बनाए, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। वही इस पर डिबेट हुई है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है या गलत किया है। ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में से कोई एक को चुन लेना है, बट उसको भी थोड़े बैलेंस्ड होकर आपको आंसर देना है, थोड़े बैलेंस्ड सुर में आपको आंसर देना है इंटरव्यू में, राइट। वो एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी रिसेंट में। वीनस हैड अर्थ लाइक प्लैनेट, अर्थ लाइक प्लेट टेक्टोनिक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, स्टडी सजेस्ट। यानी कि ये भी कभी कभी प्लेट टेक्टोनिक रही होगी इस पे, ठीक है, जैसे अर्थ पे है। अभी पढ़ते हैं क्या होती है ये चीज़। राइटिंग इन नेचर एस्ट्रोनॉमी, सी वो रिसर्चर्स ने पता किया है कि आज जो एटमॉस्फेयर है ना, वहाँ पे उन्होंने एटमॉस्फेरिक डेटा को यूज़ करके, कंप्यूटर मॉडलिंग को यूज़ करके उन्होंने पता लगाया है कि आज जो वीनस पे एटमॉस्फेयर है ना, वो रिज़ल्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स का, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स वो जो ऊपर की धरती होती है, ऊपर की लेयर होती है या फिर भूमि होती है, लिथोस्फेयर, वो जो लिथोस्फेयर होती है, वो एक दूसरे को पुश करती हैं, प्लेट्स को एक दूसरे के टुकड़े को पुश या फिर पुल करती हैं, ठीक है। इसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। फिर ये माना जा रहा है कि अर्ली जो एंशियंट वीनस रहा है ना, वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि वहाँ पे लाइफ रही होगी, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से गैसेस, ज़रूरी गैसेस वो रिलीज़ होती हैं एंड लाइफ को बढ़ाने की वहाँ पे पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है, पहले तो वहाँ पे एक वो है, पहले तो प्लेट टेक्टोनिक्स थी, सारी प्लेट्स आपस में एक दूसरे को पुश करती थी। अब वहाँ पे एक सिंगल प्लेट है, एक स्टैग्नेंट लिड है। स्टैग्नेंट लिड मीन्स ऊपर से रिजिड फॉर्म में ढकी हुई कोई चीज़ है, ठीक है। अब वो मूव नहीं कर रही है और माना जा रहा है कि वो एंशंट में अर्थ जैसी मूव करती थी। वीनस मस्ट हैव प्लेट टेक्टोनिक्स, ये होता था कब, 4.5 बिलियन टू 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, जब हमारी अर्थ भी फॉर्म हो रही थी, हमारी अर्थ में भी प्लेट टेक्टोनिक्स का फिनोमेना देखा जा रहा था। फिर ये पॉसिबिलिटी दिखाता है कि वहाँ पे माइक्रोबियल लाइफ रही होगी, क्योंकि 2 प्लैनेट्स, अर्थ में अभी लाइफ है, राइट, वीनस में लाइफ नहीं है, बट वहाँ का जो एंशंट एटमॉस्फेयर है, मतलब अभी का जो एटमॉस्फेयर है, वो ये बताता है कि एंशंट वीनस में लाइफ रही होगी, क्योंकि वहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स थे। दोनों ये ट्विन्स माने जाते हैं, अर्थ और वीनस। इनका सेम साइज़ है, सेम मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, ठीक है। हम जितना पहले सोचते थे कि वो सेम है, अब वो ज़्यादा सेम है,
ठीक है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स भी वहाँ पे होता था। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स को पढ़ना। लिथोस्फीयर मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले पढ़ाया था, सारी मैंने लिथोस्फेरिक प्लेट्स पढ़ाई थी, राइट। मैंने अर्थ का क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सब पढ़ाया था। लिथोस्फीयर वही क्या है, एक मैसिव सॉलिड इरेगुलर। लिथोस्फीयर अर्थ पे क्या है, ये ऊपर वाली भूमि जहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, और थोड़ा सा अपर मेंटल, राइट, ये हो गया लिथोस्फीयर। इसके नीचे पाया जाता है एस्थेनोस्फीयर। मैंने ये सारी चीज़ें आप सबको कवर करवाई हैं। इसके नीचे पाया जाता है एस्थेनोस्फीयर। यहाँ पे वो पाया जाता है मोल्टन मैग्मा, मोल्टन लावा, जो एक पाथ मिल जाए अगर, तो वोल्केनो के रास्ते से वो बाहर आ जाता है। मैंने आप सबको ये भी बताया था कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो ज़्यादा मोटी है एज़ कम्पेयर टू ओशियनिक प्लेट, ठीक है। ओशियनिक प्लेट ये है जैसे कि कॉन्टिनेंटल प्लेट, राइट, और ये यहाँ से ओशन हो गया, ये ओशन हो गया। तो ओशन के नीचे की प्लेट यहाँ पे कॉन्टिनेंट की जो प्लेट है कौन सी वाली मोटी है, कॉन्टिनेंट वाली। ओशन वाली उतनी मोटी नहीं है, सिर्फ इतनी सी है, राइट। अब इसके ऊपर अगर पहाड़ वहाड़ भी आ गए, बड़ी बड़ी ऊंची चोटियाँ आ गई, तो क्या होगा, ये 200 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर जाती है कॉन्टिनेंटल प्लेट। 200 किलोमीटर वर्टिकली, ठीक है, ऊपर की तरफ ये स्ट्रेच कर जाती है। प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई थी 1967 में। टेक्टोनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है और ओशनिक प्लेट भी हो सकती है, ठीक है। ओशनिक प्लेट, ओशन के नीचे भी क्या है, धरती है, माना वो थोड़ी सी पतली है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट, बट वहाँ पे भी धरती है। ये जैसे कि ये यूरेशियन प्लेट हो गई, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, राइट। और ये वाली जो पैसिफिक प्लेट हो गई, ये ओशनिक प्लेट है। समझ आया, ये वाली लैंड वाली हो गई कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये वाली हो गई ओशन वाली हो गई ओशनिक प्लेट। ये वही पैसिफिक प्लेट, ओशन प्लेट और यूरेशियन कॉन्टिनेंटल। इंडियन प्लेट की अगर हम बात कहें तो ये पहले गोंडवाना लैंड से रिलेटेड था, जुड़ा हुआ था, ये भी मैंने आपको कवर करवाया है। इंडियन प्लेट देखिए यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है, यूरेशिया से यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, यहाँ पे यूरेशिया से कन्वर्ज कर रही है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रहा है। यहाँ से दूर जा रही है, जो एंटार्क्टिक प्लेट है ना, एंटार्क्टिक क्या है, वे गोंडवाना है, राइट, उससे ये ऊपर जा रही है। इंडियन प्लेट भी इसका पार्ट थी, गोंडवाना लैंड का पार्ट थी, अभी धीरे धीरे ऊपर जा रही है। ये हिमालयाज़ के बनने का और हिमालयाज़ के अभी भी निरंतर बढ़ने का एक रीज़न भी है। इंडियन प्लेट मानते हैं पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शंस। ईस्ट में ये राखिमयोमा है, ये म्यांमार के पास अब सब देखेंगे, ये म्यांमार, यहाँ पे मिलेगा राखिनयोमा माउंटेन, ठीक है। ये अभी यहाँ पे स्ट्रेचेस बताए जा रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ तक स्ट्रेच करता है, ईस्ट से वेस्ट तक कहाँ पे स्ट्रेच करता है। जावा ट्रेंच है, यानी कि इसका जो ईस्टर्न पोर्शन देखेंगे तो ये साउथ ईस्ट की तरफ थोड़ा थोड़ा चला जाएगा, जावा ट्रेंच की तरफ चला जाता है ये इंडियन प्लेट। वेस्टर्न मार्जिन में देखेंगे किरथार माउंटेन ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान इंडिया का सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड एंटार्क्टिक प्लेट, वही जो मैंने अभी आप सबको बताया कि एक ओशनिक रिज है, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है। देखिए यहाँ पे इंडिया ऊपर जा रहा है तो कन्वर्ज हो रहा है यूरेशिया से, और यहाँ से ऊपर जा रहा है तो डाइवर्ज हो रहा है एंटार्क्टिक प्लेट से, ठीक है। ये इसमें थोड़ी सी ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होनी चाहिए। मूवमेंट ऑफ प्लेट्स देखते हैं, वही सियाल इज फ्लोटिंग ओवर साइमा, बताया था मैंने ये सब। सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम इज फ्लोटिंग ओवर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम,
राइट। एस्थेनोस्फेयर का जो कॉम्पोजिशन है वो साइमा है, एंड लिथोस्फेयर का जो कॉम्पोजिशन है वो सियाल है। अब साइमा क्या है, थोड़ा सा मोल्टन है। मोल्टन है इसका मतलब मूवमेंट होती होगी, वहाँ पे कुछ रेडियो एक्टिव डीके भी होता है, ठीक है, कुछ रेडिएशंस भी होती है वहाँ पे, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, जिस वजह से उसकी मूवमेंट होती है, एस्थेनोस्फेयर की मूवमेंट होती है, और उसके ऊपर रखी हुई प्लेट वो भी ऐसे मूव कर जाती है, ठीक है, जिस वजह से अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। अब इसका रेट क्या है, जो आर्कटिक रिज है वो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर मूव कर रही है, वो वाली प्लेट आर्कटिक वाली ऊपर वाली, ठीक है, अर्थ के जो वो है नॉर्थ पोल की तरफ है, ये वाली प्लेट 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर मूव कर रही है। एंड द ईस्ट पैसिफिक राइज, साउथ पैसिफिक देखा जाए तो ये फास्टेस्ट है, ये 15 सेंटीमीटर यानी कि एक साल में 15 सेंटीमीटर मूव कर जाती है, ठीक है। रेट देखिए स्लोएस्ट भी है और फास्टेस्ट भी है। अब इसके पीछे फोर्स क्या है, फोर्स मैंने आप सबको बताया, स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट एंड सॉफ्टेंड मेंटल, मेंटल मीन्स एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। जो लोअर एस्थेनोस्फेयर है वो क्या है, मोल्टन फॉर्म में है, सेमी सॉलिड, ओके। बाउंड्रीज ऑफ प्लेट ये वाली कन्वर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट मतलब क्या होते हैं, टू बाउंड्रीज आपस में कन्वर्ज हो रही हैं, ये डिस्ट्रक्टिव होती है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब कोई एक जो भारी वाली प्लेट है ना वो नीचे की तरफ धंस जाती है, एस्थेनोस्फेयर और वो मेंटल की तरफ धंस जाती है, और इसके जो ऊपर वाली जो हल्की होती है वो ऊपर उठ जाती है, ठीक है। तो इसे सबडक्शन जोन भी कहा जाता है, कि जो भारी वाली प्लेट जो धंस जा रही है वो पिघल जाती है, अंदर गर्मी है धरती के अंदर, उस गर्मी के कारण ये पिघल जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे कन्वर्जेंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि डाइवर्जेंट है तो डिस्ट्रक्टिव होगा, नो, कन्वर्जेंट है तो डिस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बाउंड्री डिस्ट्रक्ट हो रही है, ख़राब हो रही है। डाइवर्जेंट होती है जब टू प्लेट्स एक दूसरे से अवे मूव कर रही होती हैं, ये कंस्ट्रक्टिव है। अब जब यहाँ से कुछ अवे करेंगे तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे बहुत बड़ी खाई बन जाएगी, राइट। यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ खाली नहीं रहती, ये वाली चीज़ भर दी जाती है एस्थेनोस्फेयर में जो मोल्टन मैग्मा है उसके द्वारा। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, बस कुछ नहीं होता, एक दूसरे जो प्लेट होती है वो एक दूसरे से सिर्फ स्लाइड कर जाती है, टकरा जाती है थोड़ी सी। यहाँ पे देखते हैं पहले कन्वर्जेंट बाउंड्री, वही डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री है। यहाँ पे देखिए दो बाउंड्रीज आपस में कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। अब जो वो भारी वाली प्लेट होती है ना वो नीचे धंस जाती है, ठीक है, भारी वाली प्लेट धंस गई। अब यहाँ पे तो है एस्थेनोस्फेयर, यहाँ पे है मोल्टन मैग्मा, अब ये अंदर जाते ही इसे पिघला लेता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है तो भी मैग्मा का रोल है, अगर डिस्ट्रक्ट हो रही है तो भी मैग्मा का रोल है। प्रकृति अपने आप को इस तरीके से बैलेंस कर देती है कि कहीं ऐसा ना हो कि लैंड बिल्कुल बढ़ती ही चली जा रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि कन्वर्ज हो कि लैंड बिल्कुल ख़त्म ही होती चली जा रही है, छोटी होती चली जा रही है, नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसे सबडक्शन जोन भी कहा जाता है। सबडक्शन जोन कुछ नहीं, इसके नीचे धंस जाने के बाद इसका पिघल जाना ही सबडक्शन कहलाता है, ठीक है। एक डीपर ट्रेंच यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि ये वाली प्लेट नीचे धंस गई, ओके, दूसरी वाली प्लेट यहाँ पे चढ़ गई, अब पूर्ण रूप से तो चढ़ेगी नहीं, यहाँ पे कोई एक ऐसा ट्रेंच सा बन जाता है, बीच में ना एक गैप हो जाता है गहरा सा, जैसे कि मैरियाना ट्रेंच है। जो मैरियाना ट्रेंच आपने सबने देखा होगा कि वो ओशन टू ओशन का कन्वर्जेंस है, तो वहाँ पे भी एक मैरियाना जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, वहाँ पे एक ट्रेंच बन गई है, एक बहुत पतली सी लंबी सी खाई बन गई है,
ठीक है, देखते हैं कन्वर्जेंस कितने टाइप की होती है ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट की, टू ओशियनिक प्लेट की, वही जो मैंने अभी मैरियाना ट्रेंच बताया, टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की। टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कौन सी हुई, इंडिया की, ये इंडिया जो ऊपर जा रहा है, एंड यूरेशिया की। ये कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट आपस में टकरा रहे हैं। ओशियन टू कॉन्टिनेंट कौन है, जैसे कि ओशन टू कॉन्टिनेंट अगर हम देखें तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो भी इसी प्रकार से बना है, ओशन टू कॉन्टिनेंट कन्वर्ज होके। ओशन ओशनिक कन्वर्जेंस, वही मैरियाना ट्रेंच, ये डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का। माइटी पैसिफिक प्लेट, ये सब्जेक्ट हुई है बीनीथ द स्मॉलर लेस डेंस फिलिपिन प्लेट। फिलिपिन प्लेट ऊपर आ गई है और जो पैसिफिक प्लेट है वो नीचे चली गई है। हिमालयन माउंटेन रेंज, ये भी क्या है, एक कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री का एक एग्जाम्पल है, राइट। इसीलिए जो माउंटेन की हाइट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट बाउंड्री है डाइवर्जेंट बाउंड्री, वही जो मैंने अभी बताया कि टू प्लेट्स एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं, तो क्या होगा, ये स्टेनोस को ऊपर आने का पाथ मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐसे ऐसे ये वोल्केनो निकालना शुरू कर देगा। ये कंस्ट्रक्टिव होती है क्योंकि यहाँ पे चीज़ बन रही है। मिड ओशनिक रिज आप देखेंगे जो अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पाया जाता है, उसमें आप देखेंगे कि ये डाइवर्जेंस हो रहा है बाउंड्री का, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है बाउंड्री का। बात आई समझ, नीचे से एस्टेनोस्फेयर को एक पाथ मिल गया ऊपर आने का। सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी कहते हैं, यहाँ पे देखिए सी का जो फ्लोर है, समुद्र का जो फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है, वो फैल रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में कुछ नहीं होता, दो प्लेट्स एक दूसरे से थोड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाती है पैरेलली, ठीक है, और ये कुछ नहीं अर्थक्वेक वगैरह ये लेके आता है। वीनस देखते हैं, वीनस के बारे में भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हमने यहाँ पे डीपली एनालाइज किया। ऐसे ही आपको न्यूज़पेपर भी एनालिसिस करना होता है कि अगर आपने कोई एक न्यूज़ पकड़ी है तो आप उसे कितनी अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, कितनी अच्छी चीज़ें उसमें से, कितनी इंपॉर्टेंट एंड अच्छी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वीनस के बारे में देखेंगे, ये सेकंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, राइट। तो ये सेकंड प्लैनेट है अर्थ से, इसे धरती की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जुड़वा बहन वो अभी मैंने पीछे बताया था, सेम मास, सेम वॉल्यूम, सेम डेंसिटी, ऐसे करके कुछ अप्रॉक्सीमेटली इनका सेम साइज भी है। इसमें थिक एंड टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉपलेट्स भी हैं। ये देखिए यहाँ पे इतना टॉक्सिक गैसेस हैं वहाँ पे, इसका मतलब ये है कि वो नीचे उनकी धरती नहीं मतलब वीनस के का जो क्रस्ट है वो एक प्लेट रही होगी, प्लेट ने मूव किया होगा और अंदर जो कोर और मेंटल की चीज़ें हैं वो बाहर आई होंगी, राइट। इसीलिए बोला जा रहा है, मैंने आज वो बताया था रिसर्च में पीछे, कि प्लेट टेक्टोनिक की मूवमेंट एंशिएंट वीनस में हुआ करती थी। इसमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे होता है। रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट यहाँ पे पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, जब एक प्लैनेट सन की एनर्जी को रेडिएट नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है। अभी अर्थ क्या है, रेडिएट भी कर लेती है थोड़ा, ठीक है, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप भी कर लेती है सन की एनर्जी को, हीट को। रनवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है कि बिल्कुल ये ट्रैप ही करता चला जा रहा है अपनी एटमॉस्फेयर से बैक, रेडिएट जो रेडिएशंस हैं सन की वो स्पेस में नहीं भेजेगा वापस से। ये थोड़ा सा पढ़ना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था। ये ईस्ट टू वेस्ट घूमती है। ओनली वीनस एंड यूरेनस हैव दिस बैकवर्ड रोटेशन, ठीक है। हमारी धरती कैसे घूमती है,
वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी तभी जो सन होता है वो सबसे पहले ईस्टर्न एरियाज़ में जल्दी दिखता है। अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सन दिखता है एज़ कम्पेयर टू गुजरात, राइट। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है। वीनस के पास कोई मून नहीं है, कोई रिंग्स नहीं है। इसे 1 डे नाइट साइकिल, 1 रोटेशन कितनी होती है? अर्थ के दिनों के हिसाब से 117 अर्थ डेज होती है, यानी कि हमारे 117 दिन हो जाते हैं, तो वीनस का वहाँ पे एक दिन होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, LGBTQI से रिसेंट QIA+ से रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि उनकी जो शादी और एडॉप्शन का मामला है ना, वो लेजिस्लेचर देखे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जुडिशियल रिस्ट्रेन कर दिया, अपने आप को रोक लिया कि ये मेरा मामला नहीं है, अपना लेजिस्लेचर देखिए क्या करना है, क्योंकि मैरिज के लॉज में चेंजेस लेजिस्लेचर लेके आ सकती है। वहाँ पे 2 ऑथर्स ने यहाँ पे अपने अपने व्यूज़ प्रेजेंट किए हैं। ये थोड़े बहुत आपको इनमें से कोई एक चुन लेना है कि अच्छा जुडिशरी ने अभी ठीक किया कि नहीं किया, राइट, और एक थोड़ी बैलेंस्ड सुर में होके आंसर दे देना है। यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि हमारे जो सिविलाइजेशन होती है, हमारी सभ्यता संस्कृति में शादी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और शादी क्या होती है? एक मैन एंड एक वुमेन के बीच का यूनियन होता है, राइट। जैसे हम वो मानते हैं कि हेटेरोसेक्सुअल है, ठीक है, 2 अलग अलग जेंडर के पर्सन आपस में मिल रहे हैं। और शादी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखा जाता है क्या? प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन मीन्स नई पीढ़ी को लेके आना। ये कैसे होगा? जब सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन होंगे बिटवीन अ मैन एंड वुमेन, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो होमोसेक्सुअल्स मैरिज होती हैं, जो सेम सेक्स मैरिज होती है, लेस्बियन एंड गे मैरिजेस होती हैं, ये माना जा रहा है कि ये बाहर का लिया गया एक कॉन्सेप्ट है। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये पहले से ही सोसाइटी में था और एक्सेप्ट किया गया है। 34 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को। ये कॉन्स्टिट्यूट करती है 17% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। साउथ अफ्रीका में एक ऐसे कंट्री है, और एशिया में ताइवान एक ऐसी कंट्री है जिसने लीगलाइज किया हो। फिर इन्होंने एक यहाँ पे एक केस पॉइंट आउट किया है। ये GS पेपर 2 में अगर आप कोई आंसर लिखेंगे या इंटरव्यू में कोई आंसर आप बोलेंगे इससे रिलेटेड, तो आप इस केस को पॉइंट आउट करेंगे, ताकि आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बेस हो एविडेंसेस पे, सबूतों पे। सुप्रिया चक्रवर्ती 2022 में एक पिटीशन डाली गई जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 32 के तहत आप हमारी शादी करने का जो मौलिक अधिकार है आप उसे प्रिजर्व करके रखिए। कुछ चेंजेस लेके आइए लेजिस्लेशंस में, जो एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं शादी से रिलेटेड उसमें कुछ चेंजेस लेके आइए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो शादी से रिलेटेड जितने भी कानून हैं ना, ये काम है संसद का, लेजिस्लेचर बनाएगी अंडर आर्टिकल 245(1) एंड 246(2) कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम है ये। फिर यहाँ पे जो सुप्रिया वर्सेस व्हाट वाज द केस, ये सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपको राइट नहीं है मैरी करने का, आपको एडॉप्शन का राइट नहीं है, ठीक है। हम लीगल राइट मैरी का नहीं दे सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो ये ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ये पीपल के ऊपर, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो लेजिस्लेट करने आए हैं, जो लॉ बनाने आए हैं, उन पे डिपेंड करता है कि सोसाइटी में जो कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बदलाव कैसे होने चाहिए, कौन कौन से बदलाव होने चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली लोगों पे डिपेंड करता है, उनकी अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू वो अपने ओपिनियन रखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में यही होता है, हमने रीजन से कुछ लोगों को चुना है लेजिस्लेचर में जाने के लिए, वो हमारी राय को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। वही चीज़ ऑथर कह रहे हैं कि उन्हें करने दीजिए, जो
रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ इक्वल टू पीपल, राइट। तो पीपल की राय रखनी यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरे ऑथर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ना लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर ऑफ सिटीज़न के लिए इंटरवेन किया है, ठीक है। जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब यही है कि लेजिस्लेचर कोई काम नहीं कर पा रही है, तभी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई, राइट। तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि लेजिस्लेचर ने इससे रिलेटेड काम नहीं किया था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तभी पिटीशन गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि लेजिस्लेचर काम करे। पॉलिटिक्स में भी देखिए, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स ऑफ कैंडिडेट इन इलेक्शन, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी इलेक्टोरल प्रोसेस में, मिड डे मील सर्व किया जाएगा, उससे रिलेटेड डायरेक्शन, सीएनजी को यूज़ करना है एयर पोल्यूशन को कम्बैट करने के लिए, इन सब में भी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरवेन किया था। ये भी लोगों के वेलफेयर से ही कनेक्टेड है। अब जब वीकेस्ट सेक्शन क्वीर कम्युनिटी, LGBTQIA+ कम्युनिटी की बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिस्ट्रेंट ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ पीछे कर लिए, ठीक है। जजमेंट रिकॉर्ड्स द डेप्रिवेशन हैज़ टू बी एड्रेस्ड, यानी कि जो डेप्रिवेशन है उसे एड्रेस किया जाएगा। और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि लेजिस्लेचर ने काम नहीं किया था, जिस वजह से ही पिटीशन वहाँ पे डाली गई। तो सुप्रीम कोर्ट का ये काम बन जाता है ना कि जो अन्याय हो रहा है सोसाइटी में, एक सेक्शन जो पर्टिकुलरली रूप से डिप्राइव है, उसके उत्थान के लिए फैसले लें। आर्टिकल 32 के तहत क्या है, फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर किया जाएगा। और राइट टू मैरी क्या है, आर्टिकल 21, फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के तहत भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, इसे सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो इसमें यही बोला है ऑथर ने कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वो मेजोरिटेरियनिज्म के साथ चले गए, उन्होंने अपना न्याय नहीं दिया, उन्होंने हमें डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट्स लेट्स इटसेल्फ एंड अस डाउन, ठीक है। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्क्रूटिनी है सबको न्याय प्रदान करने वाली, उस पर काम नहीं किया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ये अपार ID, सॉरी इसकी स्पेलिंग गलत हो गई होगी इंडेक्स में, ये APAAR है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्ट्री, जिसके तहत क्या होगा, एक छोटे बच्चे से लेकर, मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसका एक बड़े होने तक एक ID मेंटेन की जाएगी, ठीक है। एक ID मेंटेन की जाएगी, जिस ID के तहत उसके सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट से लेकर 12th तक या फिर हायर एजुकेशन तक सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे उसके। इससे क्या होता है कि कितने ड्रॉप आउट्स हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कितने बच्चे एकेडमिकली अच्छे नहीं हैं, ये बात पता चल जाएगी, राइट। और डिजी लॉकर में भी, जो डिजी लॉकर वो पता होगा आप सबको, डिजिटली हम डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं यहाँ पे, उसमें ये डॉक्यूमेंट रखा जाएगा। और इसके बेनिफिट्स क्या बताए जा रहे हैं कि ये जो फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट होते हैं ना, फ़र्ज़ी 12th पास, 11th पास, वो 10th पास, ठीक है, इन सर्टिफिकेट्स को काबू में रखा जाएगा कि ऐसे सर्टिफिकेट्स ना बढ़े, कि ये फ़र्ज़ी वाले ना बढ़े, ठीक है। सिर्फ ट्रस्टेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कोई, अगर कोई जो ऑथेंटिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लिया गया ही सर्टिफिकेट काम आएगा। तो ये थोड़ा सा पढ़ना इम्पॉर्टेंट है आपके GS पेपर 3 के लिए भी, और थोड़ी सी ये प्रीलिम्स से रिलेटेड न्यूज़ पढ़नी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। हिंदी एंड इंग्लिश की PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी आपको। ये चीज़ आपको आज ही नोट कर लेनी है अपने नोट्स में, फेयर नोट्स में, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सके। PDFs कलेक्ट करते नहीं रह जाना है आपको, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।